हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जहांगीर के इतिहास के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो जहांगीर के जीवन परिचय से होगा। तो दोस्तों, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। लेकिन फतेहपुर सीकरी का नाम आने से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका जन्म राजमहल में हुआ था, बल्कि जहांगीर का जन्म जो चिश्ती सिलसिला के संत थे शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं की कुटिया में इसका जन्म हुआ था। इसके जन्म के पीछे भी एक कहानी चलती है। कहानी क्या, वो सच्चाई है कि अकबर को जब कोई संतान नहीं हो रहा था तो वो संतान की दुआ मांगने के लिए शेख सलीम चिश्ती के पास गया था और उन्हीं की दुआओं से सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था। यही कारण होता है कि जहांगीर का जो नामकरण किया गया वो सलीम किया गया था। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है जहांगीर के नाम से जुड़ा हुआ, तो वो ये है कि अकबर सलीम को प्यार से शेखो बाबा कह के पुकारा करता था, शेखो बाबा कहकर उसे बुलाया करता था। अब हम आते हैं उसके कुछ अन्य पहलुओं पे। तो इसका जो राज्याभिषेक होता है 1605 ईस्वी में होता है अकबर की मृत्यु होने के बाद, और राज्याभिषेक के समय जो उसका नाम पढ़ा जाता है वो होता है नरूदीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो ये एक तरीके से जहांगीर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। इसकी माता का नाम हरखाबाई होता है जो जोधाबाई की नाम से भी जानी जाती है। हालांकि एक और जोधाबाई आएगी जो कि जहांगीर की पत्नी होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग महिलाएं हैं। एक उसकी माँ है और दूसरी उसकी पत्नी है। तो इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो शिक्षक होते हैं वो होते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। सलीम का अनारकली के साथ प्रेम जो है वो काफ़ी फेमस है, फिल्म भी बनी है मुगले आजम। हालांकि ये वास्तविकता से कोसों दूर है, लेकिन उस अनारकली का एक मकबरा है जो कि लाहौर में बना हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी पत्नी पर हम आते हैं। इसकी जहांगीर की 4 शादियां हुई थी। उन अलग अलग पत्नियों के बारे में हम जानते हैं। तो पहली जो पत्नी थी उसका नाम था मानबाई, और ये इसे शाह बेगम की उपाधि दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। और इससे जो जहांगीर को बेटा होता है मानबाई से, उसका नाम होता है खुसरो। मानबाई आत्महत्या कर लेती है 1603 ईस्वी में। आत्महत्या करती है, वो जहांगीर की आदतों से परेशान हो जाती है। जहांगीर बहुत ज़्यादा नशा करता है, शराब का आदी हो जाता है, और उसकी हरकतें जब मानबाई नहीं सह पाती है तो वो आत्महत्या कर लेती है। और ये मानबाई कौन होती है? तो भगवान दास की बेटी होती है। भगवान दास के एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटा जो होता है मानसिंह होता है, जो कि अकबर का प्रमुख सेनापति बनता है, और मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देने में मान सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उसी मान सिंह की जो बहन होती है वो होती है मान बाई। इसके बाद दूसरी पत्नी जो होती है उसका नाम होता है जगत गोसाई या जोधाबाई, इसी का नाम था। और इसी जगत गोसाई या जोधाबाई से जहांगीर को खुर्रम का जन्म होता है। और यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से इतिहास में मशहूर होता है, फेमस होता है। जगत गोसाई कौन थी? तो मारवाड़ के मोटा राजा जिन्हें कहा जाता है उदय सिंह की ये बेटी थी। जहांगीर की तीसरी पत्नी जो थी उसका नाम रुखसाना बानो था, और उससे जहांगीर को एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शहरयार। चौथी शादी इसने नूरजहां से की थी, जो कि एक विधवा थी। और उस नूरजहां की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम होता है लाडली बेगम। और नूरजहां को जहांगीर से कोई संतान नहीं था। तो ये कुछ उसके परिचय था। इन चीजों का पति पत्नी बेटे बेटी इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जाकर एक उत्तराधिकार का युद्ध
होता है और नूरजहां गुट बनकर उभरता है, जिसका कि राजनीति पे बहुत ज़्यादा दखल होता है। तो उस चीज को समझने के लिए इन रिश्तों को समझना जरूरी है। अब हम आते हैं अन्य बातों पर। अन्य जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जहांगीर जब राजा बनता है, उससे पहले अकबर के समय में वो युवराज होता है, उत्तराधिकारी होता है अकबर का। तो वो कई अलग अलग क्षेत्रों का सूबेदार बनाया जाता है या गवर्नर बनाया जाता है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि वो किन किन क्षेत्रों के गवर्नर बनाया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों का वो गवर्नर बनाया जाता है अलग अलग समय में। बंगाल का, उसके बाद अवध का, फिर अजमेर का। तो ये तीनों क्षेत्र आप याद रखिएगा कि जहांगीर राजा बनने से पहले अवध, बंगाल और अजमेर का गवर्नर या सूबेदार रह चुका था। अब हम इसके आते हैं साम्राज्य विस्तार से पहले हम आते हैं कि विद्रोह का। विद्रोह तो सबसे जो पहला विद्रोह होता है वो 1606 ईस्वी में इसके बेटे खुसरो के द्वारा ही किया जाता है। तो खुसरो के द्वारा जो विद्रोह होता है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसकी माँ 1603 ईस्वी में मानबाई जो होती है वो आत्महत्या कर लेती है। तो इसकी वजह से खुसरो जहांगीर से नाराज रहता है और वो अंततः विरोध कर देता है, विद्रोह भी कर देता है। तो जब वो विद्रोह करता है तो वो जाता है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास में। अर्जुन देव उसकी सहायता करते हैं, या कह लें कि वो उसे आशीर्वाद देते हैं। सहायता उसे इस प्रकार से नहीं करते कि उसे वो अपनी सिखों की सेना के साथ वो उसकी सहायता करते हैं और जहांगीर के विरोध में लड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन साधारण सी एक बात कह लें कि कोई भी व्यक्ति किसी संत, महात्मा या साधु के पास जाता है तो साधु उसे आशीर्वाद देते हैं। तो यही चीज गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस बात से जहांगीर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव होते हैं उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दे देता है। जब अर्जुन देव को फांसी की सजा दी जाती है, इसके बाद से मुगलों का सिखों के साथ संबंध खराब होना शुरू हो जाता है, या यहीं से कह लें कि सिखों और मुगलों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अकबर के समय तक सिखों का मुगलों के साथ में बहुत अच्छा संबंध था। अकबर ने भूमि दान किया था जिससे कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई थी, अमृतसर शहर बसाया गया था। तो अकबर के समय तक बहुत अच्छे संबंध थे। यहाँ के बाद से संबंध खराब होना शुरू होता है। एक और चिश्तिया सिलसिले के संत होते हैं शेख निजामुद्दीन फारूकी। उन्होंने भी खुसरो को आशीर्वाद दे दिया, तो उनसे भी जहांगीर नाराज होता है, लेकिन उन्हें फांसी नहीं देता बल्कि उन्हें देश निकाला की सजा देता है। तो शेख निजामुद्दीन फारूकी का नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अर्जुन देव के बारे में तो लगभग हर कोई जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी कम मिलती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अन्य संत ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था, तो वो होते हैं शेख निजामुद्दीन फारूकी। उसके बाद विद्रोह को दबा दिया जाता है, खुसरो के विद्रोह को, या कह लें कि खुसरो अपने विद्रोह में सफल नहीं हो पाता है। दोबारा 1620 ईस्वी के आसपास खुसरो फिर से विद्रोह करता है। इस बार उसे पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है, उसे अंधा भी बना दिया जाता है। बाद में जो खुर्रम जो है, जो कि शाहजहां के नाम से मशहूर होता है, फेमस होता है, तो ये खुर्रम कैद में ही इसकी खुसरो की हत्या करवा देता है। इसके पीछे का कारण वही राजनीतिक होता है कि खुर्रम को ये लगता है कि खुसरो आगे जाकर राजा बन सकता है, वो एक उत्तराधिकारी हो सकता है, दावेदार हो सकता है। तो उसका पत्ता साफ करने के लिए खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं साम्राज्य विस्तार पे। तो साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 जगहों का तीन जो अलग अलग राज्य हैं वो
मुगलों के नियंत्रण में आते हैं वो होता है मेवाड़, कांगड़ा और दक्षिण में अहमदनगर का क्षेत्र। मेवाड़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। अकबर ने कोशिश की थी, लेकिन महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत लड़ते रहते हैं। तो इसी मेवाड़ को अधिकार करने का प्रयास जहांगीर करता है और इसमें सफल भी होता है। इस काम में खुर्रम को लगाया जाता है। 1613 ईस्वी में खुर्रम मेवाड़ का अभियान शुरू करता है और यहाँ पर जो राजा होता है वो होते हैं महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह। शुरुआत में वो संधि करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी स्थिति खराब होने लगती है युद्ध में, तो अंततः वो संधि कर लेते हैं। खुर्रम भी अपने पिता जहांगीर को उस संधि की शर्तों पर मनाने की राजी करता है और संधि हो जाती है। संधि की मुख्य बातें क्या होती है, तो अमर सिंह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। चित्तौड़ का किला है वो अमर सिंह को दे दिया जाता है और अमर सिंह एक शर्त रखते हैं कि मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। तो जहांगीर इस पर भी राजी हो जाता है। उसके बाद अमर सिंह अपने बेटे करण सिंह को मुगलों के दरबार में भेजता है। जहांगीर भी इससे खुश होता है और दोनों बाप बेटे जो होते हैं उनकी संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के उद्यान में रखवाता है और इस प्रकार से उन्हें इज्जत देता है। दक्षिण भारत का जो अभियान होता है वो मुख्यतः अहमदनगर का होता है। यहाँ का सुल्तान होता है मलिक अंबर और ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। यहाँ पर भी खुर्रम को ही लगाया जाता है। खुर्रम इसको हरा देता है और इसे हराने के बाद ही जहांगीर खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है और इतिहास में खुर्रम इसी शाहजहां के नाम से अमर है। तो ये शाहजहां से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है। एक और क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है कांगड़ा। तो कांगड़ा को भी जहांगीर के समय में मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। जहांगीर के समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो कांधार का क्षेत्र होता है वो मुगल साम्राज्य से निकल जाता है। 1622 ईस्वी में ईरान का इस पर कब्जा स्थापित होता है। 1628 ईस्वी में हालांकि शाहजहां ने इसे फिर से मुगल साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन शाहजहां के समय में ही कंधार फिर से हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य से बाहर निकल जाता है। ईरान का उस पर कब्जा हो जाता है। तो ये उसके साम्राज्य विस्तार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम आते हैं नूरजहां पर। तो नूरजहां काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जहांगीर के समय में नूरजहां का बहुत ज्यादा राजनीति में दखल था और ऐसा जहांगीर उस समय कोई भी जो फैसले लिया करता था वो नूरजहां की सलाह से ही लिया करता था और यहाँ तक कि सिक्कों पर उसके नाम भी छपे होते थे। तो नूरजहां का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां ईरानी थी, अर्थात एक फारसी महिला थी और इसका बचपन का नाम होता है मेहरू निसा। और मेहरू निसा का जो मतलब होता है वो होता है संसार की रोशनी, दुनिया की रोशनी। ये पहले से शादीशुदा एक महिला थी, अर्थात जब जहांगीर की शादी होती है नूरजहां से तो उस समय वो विधवा होती है और उसकी शादी जो होती है उसके पति का नाम होता है अली कुली बेग। और अली कुली बेग मुगलों की सेना में होता है और एक बार वो एक शेर की हत्या करता है और उस शेर का शिकार जब करता है तो जहांगीर काफी खुश होता है और उसे शेर अफगन या शेर अफगान की उपाधि देता है। अली कुली बेग की मृत्यु 1608 ईस्वी में हो जाती है और नूरजहां इस प्रकार से विधवा हो जाती है। लेकिन ये बातें जहांगीर को पता नहीं था कि नूरजहां इसकी पत्नी है और जब वो विधवा जब हो जाती है तो बाद के समय में जहांगीर उसे पहली बार
एक नौरोज के अवसर पर देखता है और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। मुग्ध होने के बाद अंततः 1611 में नूरजहां से वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो उसे कई उपाधियां देता है, जिसमें से एक उपाधि होती है नूर महल की, बादशाह बेगम की, पद्महिषी की उपाधि होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नूरजहां क्या करती है, नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पर बहुत ज्यादा था। नूरजहां से पूछ कर ही अपने राजनीतिक निर्णय किया करता था, उसकी सलाह से राजकाज किया करता था। तो इस प्रकार से नूरजहां का एक गुट तैयार हो जाता है। इस गुट में कौन कौन से लोग होते हैं, तो एक स्वयं नूरजहां होती है और ये फारसी कविता लिखती है, अच्छा गाती है, इसके कुछ गुण होते हैं। उसके बाद उसके पिता होते हैं, पिता का नाम होता है मिर्जा गियास बेग और ये महत्वपूर्ण राजस्व मंत्री बनाए जाते हैं और इसका एक उपाधि भी दी गई जिसे इमातु दौला की उपाधि दी गई। नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। इनका क्या योगदान था, तो ये गुलाब से इत्र बनाने की विधि जो होती है उसकी खोज करती है और यही विधि नूरजहां को वो सिखलाती है। इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है आसफ खान और आसफ खान की बेटी होती है अर्जुमंद बानो बेगम और यही अर्जुमंद बानो बेगम बाद में मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई और इसी के नाम पे ताजमहल बना हुआ है। इसकी शादी होती है खुर्रम से और इस गुट का एक और सदस्य होता है खुर्रम, जो कि बाद में इस गुट से अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये गुट बाद में बिखर जाता है, टूट जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है सो वो समझते हैं। कारण बनता है कि नूरजहां जो अपनी बेटी है वो शादी करवाती है शहरयार के साथ में। तो नूरजहां चाहती है कि शहरयार भारत का अगला सम्राट बने। उसके बाद अर्जुमंद बानो बेगम जो है ये अपनी बेटी की आसफ खान अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम की शादी खुर्रम से करवाता है, शाहजहां से। तो आसफ खान चाहता है कि ये खुर्रम अर्थात शाहजहां राजा बन जाए। तो इस प्रकार से आपस में ही ये इस गुट में फूट पड़ जाती है, क्योंकि माता पिता वो तो अलग है, न्यूट्रल कह लें या जो कुछ भी कह लें, तो भाई और बहन के बीच में मेन झगड़ा है यहाँ पे। तो गुट में अंततः फूट पड़ जाती है और इस फूट का नतीजा क्या होता है कि नूरजहां जब तक जहांगीर जीवित रहता है तब तक नूरजहां का तो शासन पर उतना ही ज्यादा प्रभाव रहता है। तो जो जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में होती है, तो तब भी उसका नूरजहां का प्रभाव तो था। अब इसी का नतीजा होता है कि खुर्रम विद्रोह करता है और ये विद्रोह करता है 1622 ईस्वी में। इस विद्रोह को महावत खान नाम का एक सेनापति होता है वो दबा देता है। कुछ समय के बाद महावत खान भी विद्रोह करता है 1626 ईस्वी में और इसका विद्रोह भी असफल हो जाता है। अब हम आते हैं कि कुछ जो जहांगीर के ऐसे काम या कुछ घटनाएं हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। तो एक है न्याय के क्षेत्र में जहांगीर ने क्या किया था, तो आगरा के किले के बाहर दीवारों पे एक सोने की जंजीर बनाई गई थी और उसमें घंटियां बांध दी गई थी और इस सोने की जंजीर को इस सोने की जंजीर को जंजीरे आदली कहा जाता था। ये किस लिए किया गया था, तो ये किया गया था कि कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है, जिसे लगता है कि उसे न्याय चाहिए, तो वो उस सोने की जंजीर में बंधी हुई घंटियों को बजाता था। इससे राजा बाहर निकलता था, जहांगीर स्वयं बाहर निकलता था और जैसा न्याय की मांग होती थी उस पर वो न्याय करता था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। जहांगीर ने शासन प्रशासन से जुड़ी हुई कुल 12 घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण जो घोषणा था, कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो है कि मादक पदार्थों के सेवन पर ये रोक लगा देता है
तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहांगीर स्वयं जो है एक बहुत बड़ा शराबी व्यक्ति होता है, मादक द्रव्यों का वो सेवन किया करता है, लेकिन वो मादक पदार्थों के सेवन पे रोक लगा देता है। तमगा और बहरी जैसे कुछ उपकर होते हैं जिन्हें समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद हिजड़ों के व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार करता है? तो ज्यादा कुछ नहीं करता है, एक दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रणाली लेकर आता है। ये दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या है? तो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोगों ने देखा था कि जात और सवार दो कैटेगरी होती थी। तो जो सवार जो कैटेगरी होती थी उसमें घोड़े, हाथी, ऊंट इत्यादि रखने होते थे। तो अब जो ओहदा है मनसबदारी का वो तो वही है, पद तो वही है, लेकिन अब उसमें अतिरिक्त उनको घोड़े, हाथी या ऊंट रखने की बात कही गई, या अर्थात पहले से पद वही रहेंगे लेकिन उनकी जिम्मेवारियां बढ़ा दी गई। तो दो अस्पा का मतलब है कि पहले जितने घोड़े रखे जाते थे उसके दोगुने घोड़े अब रखने होंगे। तीन अस्पा का मतलब है, सिंह अस्पा का मतलब है कि तीन गुने घोड़े या हाथी अब रखने होंगे। तो इतना ही भर सुधार था। इसके समय में कुछ अंग्रेजी राजदूत आए हैं, जो कि जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा होते हैं, उनके दूत बनकर आते हैं। पहला होता है कैप्टन हॉकिंस। ये जो राजदूत जो आते हैं वो किस लिए आते हैं? तो भारत के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो पहला जो अंग्रेजी राजदूत आता है वो आता है कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में, और ये तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा जानकार होता है। जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो वो तुर्की और फारसी भाषा में ही बात करता है। इससे जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और अचंभित भी होता है कि एक अंग्रेज व्यक्ति इतनी अच्छी तुर्की और फारसी भाषा कैसे बोल सकता है। तो इस पर वो खुश होकर 400 का मनसब प्रदान करता है। इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि भी देता है। दूसरा जो राजदूत आता है वो है पॉल केनी 1612 में, तीसरा विलियम एडवर्ड 1615 में, और चौथा जो है सर टॉमस रॉ 1615 से 1619 में आता है। तो ये जो भी राजदूत आते हैं ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें आंशिक रूप से सफलता मिलती है। धार्मिक नीति के संबंध में अब देखते हैं तो इसकी धार्मिक नीति कोई बहुत ज्यादा इसने परिवर्तन नहीं किया। अकबर के समान यह भी एक सहिष्णु शासक था, और वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के अभिलेखों में इसे दानी बतलाया गया है कि वो काफी ज्यादा दान करता था जहांगीर। 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है, और इस रक्षाबंधन के त्योहार को वो निगाहे दस्त कहता है। निगाहे दस्त जहांगीर खुद कहा करता था रक्षाबंधन के त्योहार को। चित्रकला के क्षेत्र में अगर देखें तो इसके जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और स्वयं भी एक चित्रकारी का बहुत अच्छा जानकार था। और वो कहा करता था कि अगर एक ही चित्र को 5 अलग अलग व्यक्तियों ने, 5 अलग अलग चित्रकारों ने अगर बनाया हुआ है तो मैं उस चित्र को देखकर ये बतला सकता हूँ कि हाथ किसने बनाई है, चेहरा किसने बनाया है, धड़ किसने बनाया है। तो चित्रकारी का इतना बड़ा जानकार जहांगीर स्वयं था। इसके समय के दो महत्वपूर्ण चित्रकार जो होते हैं, पहले होते हैं मंसूर, जिसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि देता है, और ये पक्षी के जो चित्र बनाने में ये बहुत ज्यादा माहिर होता है। तो बंगाल की खाड़ी पर जो उड़ता हुआ सारस का आपने पेंटिंग या चित्र देखा होगा तो वो मंसूर के द्वारा ही बनाई गई है। दूसरा महत्वपूर्ण चित्रकार अबुल हसन होता है, इसे नादिर उल जमा की उपाधि देता है, और ये व्यक्तियों के चित्र बनाने में फेमस होता है।
स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें तो इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया जाता है, और ये मकबरा बनवाया जाता है नूरजहां के द्वारा। उसके पिता के नाम पे मकबरा बनवाती है। और इस मकबरे की खासियत क्या होती है कि इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम सफेद संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा था मकबरे में, और बाद में ताजमहल में भी सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। इसमें पित्रा नाम की नक्काशी का प्रयोग भी किया गया। अब आते हैं जहांगीर के आत्मकथा के संबंध में। तो जहांगीर स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति था और उच्च कोटि का लेखक था। इसने अपनी जो आत्मकथा है वो फारसी में लिखी है, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। इसके 3 अध्याय हैं। पहले 2 अध्याय जहांगीर स्वयं लिखता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और तीसरा अध्याय जो है वो मोहम्मद हादी नाम के व्यक्ति ने पूरा किया। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में बना हुआ है। और एक और जो बात होती है, नूरजहां जो इतना इम्पोर्टेंट थी जहांगीर के लाइफ में, और उसका राजनीति में बहुत ज़्यादा दखल था, तो जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो नूरजहां की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और अंततः उसे पेंशन पर लाहौर में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और उसका पेंशन फिक्स किया जाता है 2 लाख सालाना। इसी पेंशन पर वो जीवन पर्यंत रहती है। अब हम आते हैं कि जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और उस युद्ध में खुर्रम विजयी होता है, और वो अंततः शासक बनता है शाहजहां के नाम में। तो उत्तराधिकार का युद्ध कैसे होता है वो हम जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो दावेदार थे राजा बनने के वो कौन थे? खुसरो था एक। तो खुसरो की हत्या तो पहले ही खुर्रम ने करवा दी थी। उसके बाद शहरयार बच जाता है। तो शहरयार जब बचता है तो ये जब जहांगीर की जब मृत्यु होती है उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में होता है और शहरयार लाहौर में होता है। तो उसके बाद दोनों अपने को सुल्तान घोषित कर देते हैं। शहरयार भी अपने को लाहौर में सुल्तान घोषित कर देता है। इसके बाद खुसरो का एक बेटा होता है दाबर बख्श। दाबर बख्श आगरा में होता है और उसके नजदीकी लोगों को दाबर बख्श को सुल्तान बना दिया, राजा बना दिया। कुछ समय के लिए 3-4 महीनों के लिए दाबर बख्श जहांगीर के बाद राजा बनता है। लेकिन खुर्रम जो है वो अपने ससुर जो कि आसफ खान होता है, उसका ससुर का जो नाम है वो आसफ खान होता है, इसको पत्र के माध्यम से खबर भिजवाता है कि सिंहासन के जितने भी दावेदार हैं उनका कत्ल कर दिया जाए। तो आसफ खान क्या करता है, शहरयार की हत्या करता है, उसके बाद दाबर बख्श की भी हत्या कर देता है। इस प्रकार से जितने भी दावेदार होते हैं वो उन सारे लोगों की हत्या आसफ खान करवा देता है या कर देता है। उसके बाद शाहजहां दक्षिण भारत से आगरा में आता है और भारत का अगला राजा या मुगल शासक, जो अगला मुगल शासक है वो बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे शाहजहां के इतिहास के बारे में। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।